हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 की आने वाली है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, इन सभी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट साइंस का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। इसमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। अभी तक हमने केमिस्ट्री का किया था, उसके साथ साथ हम लोग बायोलॉजी का भी प्रैक्टिस करते चलते हैं। ठीक है, इसका 2 वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा, प्ले लिस्ट में आप चेक करिए, वहाँ पर इसका कराया जा चुका है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग करने वाली कोशिका के सिद्धांत, संरचना और कार्य, इसके हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आपके अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। आइए देखते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर है आपका 51 नंबर। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ये ऑप्शन है आपका औषधियों और विषों को निराविषीकरण, और बी ऑप्शन है आपका लिपिड का संश्लेषण, सी ऑप्शन है आपका प्रोटीन का संश्लेषण, और डी ऑप्शन है आपका जटिल जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से उत्तर बताएंगे इसका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, अशुद्धियों और विषों का निराविषीकरण। ये दोस्तों आपके किसके द्वारा होता है? SER के द्वारा। SER आखिर है क्या, ये दोस्तों इस वीडियो में आगे बात करते हैं। देखिए, SER के बारे में बात करें तो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपकी जीवों के यकृत कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इस नामक पदार्थ द्वारा स्थापित होता है। एक चिकनी ये झिल्ली नुमा इसकी परत इसमें पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण और निर्मुक्त कराने की भूमिका निभाता है। कौन? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 53 नंबर ओनली। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है? बताइए, कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? राइबोसोम है आपका, गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका हरित लवक है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इसका क्या उत्तर सही होगा? 153 नंबर प्रश्न है इसका। हाँ, कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, राइबोसोम को। किसे? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका कंसेप्ट क्या दिया है? राइबोसोम के प्रोटीन कारखाने के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, राइबोसोम RNA, और प्रोटीन दोनों से ही बनी होती है। एक अंतर कोशिकीय संरचना है। राइबोसोम एक अंतर कोशिकीय रचना है जो RNA और आपके प्रोटीन दोनों से बनी है। ठीक है, यह कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। किसका? राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है दोस्तों, तो प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है हमें आपका है 54 नंबर। निम्न में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और आपका प्लाज्मा झिल्ली है। NTPC स्टेज 2 का ये प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे उत्तर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लीजिए। तो दोस्तों सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP, एटिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP यानी कि एटिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा
प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। इसकी खोज दोस्तों कब की गई थी? इसकी खोज तो 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर, किसके द्वारा? 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर के द्वारा खोज की गई थी। 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो दोस्तों आपको क्वेश्चन आपके हमारे समझ में आ रहे हैं, उनका लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, गोल्गी काय को, या क्लोरोप्लास्ट को, या लाइसोसोम को? एनटीपीसी स्टेज टू का ये प्रश्न है दोस्तों। बताइए किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डी ऑप्शन, लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को। ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए लाइसोसोम के बारे में देख लीजिए दोस्तों। लाइसोसोम के बारे में डिटेल में देखते हैं। लाइसोसोम यह एक क्या है? यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है। यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है दोस्तों? अम्ल अम्ल हाइड्रोलेजिस एंजाइम पाया जाता है। अम्लीय हाइड्रोलेजिस इसमें एंजाइम पाया जाता है जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन ये करता है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरसीबी को छोड़कर सभी में आपका कोशिका में ये पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम आपका किसी को छोड़कर तो यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और आपकी आरबीसी और यूकैरियोट इन्हें छोड़कर सभी में आपका क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंसेप्ट आपका यहाँ पर दिया है, लाइसोसोम के एंजाइम का यहाँ पर निर्माण करता है। ये चारों ओर झिल्ली नुमा एक गोल्गी काय द्वारा होता है। ठीक है। लाइसोसोम एक एंजाइम का निर्माण करता है और चारों ओर एक झिल्ली नुमा गोल्गी काय द्वारा होता है। ठीक है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर, कोशिका के क्षतिग्रस्त मर जाने पर लाइसोसोम फट जाता है। ठीक है। और ये मुक्त एंजाइम अपनी कोशिका को पचा देता है। ठीक है। यानी कि आपकी कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पर कोशिका कैसी मृत हो गई। ठीक है। तो ये लाइसोसोम होगा, अपने आप उसको फट जाएगा। ठीक है। ये मुक्त एंजाइम अपनी एंजाइम को अपने फैला देगा और वो एंजाइम उन सभी मृत कोशिकाओं को ख़त्म कर देगा। ठीक है। ये यहाँ पर कंसेप्ट दिया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है इसे। किसे? लाइसोसोम को। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 156 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली, अभी किया था क्वेश्चन, इसका उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाइसोसोम। क्या कहेंगे? लाइसोसोम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन 157 नंबर है, स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, किन जीवों पर लागू नहीं होता है? स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया, ये किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कवकों पर नहीं होता है, आपके जंतुओं पर नहीं होता है, विषाणुओं पर नहीं होता, आपके शैवालों पर नहीं होता है। ग्रुप डी का ये प्रश्न 2022 का उत्तर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, विषाणुओं पर नहीं होता है। किस पर? विषाणुओं पर नहीं होता है। आपका यहाँ पर सी उत्तर है, वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है 158 नंबर, अल्बर्ट हुक
रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? बताइए। रॉबर्ट हुक थे, कोशिका की खोज किस प्रकार हुई थी? ए ऑप्शन है आपके पेड़ के पत्ते को निरीक्षण करते हुए, बी ऑप्शन है आपका एक प्याज के छिलकों को निरीक्षण करते हुए, और सी ऑप्शन है रक्त का निरीक्षण करते हुए, और डी ऑप्शन है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। बताइए। एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है, फर्स्ट स्टेज का। बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ पर बताएंगे। 58 नंबर प्रश्न, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार हुई? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। किसका? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। और आखिर ये कॉर्क है क्या, इसको देखते हैं। कॉर्क आखिर क्या है, तो कॉर्क को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में हुई थी। कब? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। कॉर्क के स्लाइस क्या? कॉर्क का स्लाइस सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया गया। जो कॉर्क एक पेड़ की छाल का भाग है। कॉर्क है ये किसकी? पेड़ की छाल का ये भाग है। ठीक है। कॉर्क पतली स्लाइसली या उसका सूक्ष्मदर्शी का सहायता से इसका अध्ययन किया गया। ठीक है। कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजक बक्से देखे। ठीक है। जो यहाँ पर बक्से या मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। किसके? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो आपका कोशिका जब खोज है वो कॉर्क के द्वारा खोज हुई। ठीक है। ये किस प्रकार दिखता है, तो ये आपके मधुमक्खी के छत्ते के समान यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। ये आप लोग याद रखना, कॉन्सेप्ट के अंदर भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए। अभी क्वेश्चन किया था एनटीपीसी 2020 में, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है 2020 में। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन किया था, जल्दी से उत्तर बताएंगे। सही उत्तर है रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर प्रश्न है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो जेली जैसा पदार्थ, इसको क्या कहा जाता है? आपके कोणकीय या फिर आपका कोशिका द्रव्य, उल्ब, या आपके फुफ्फुसीय? बोलेंगे उत्तर क्या होगा। एनटीपीसी 2021 स्टेज 1 सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। बताएंगे दोस्तों। कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है जेली जैसा एक पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? बोलेंगे उत्तर क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न है, कोशिका और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली। अभी क्वेश्चन ये गया था, लैंग्वेज चेंज करिए। आपके एनटीपीसी 2021 ये देखिए दोस्तों, ये आपके सेकेंड अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताएंगे क्या होगा उत्तर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन है वो आपके अलग अलग हैं। ऑप्शन उसमें अलग ऑप्शन थे, इसमें अलग ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है जो आपका जेली जैसा तरफ भरा होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन अलग है, वहाँ पर ऑप्शन अलग थे। ठीक है, बताएंगे। या आपके ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, आपके न्यूक्लियोप्लास्ट है, या साइटोप्लाज्म है। बताएंगे क्या होगा उत्तर। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है। कोशिका द्रव्य को आपके इंग्लिश में क्या साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों। केंद्रक और आपकी कोशिका के बीच भरे हुए पदार्थ को क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 62 नंबर, साइटोप्लाज्म एक जेली सा द्रव होता है। ये आपकी किस किस के बीच मौजूद होता है? एनटीपीसी 2019
फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का, ये सेकंड शिफ्ट फर्स्ट स्टेज सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। अलग लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न है वही, और इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। केंद्रक को कोशिकांग के बीच में होगा आपका वसा, और ऊतकों के बीच में तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच में केंद्रक, और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। बताइए 62 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म में ये जेली सा द्रव है, ये आपकी कोशिका और कोशिका झिल्ली केंद्रक और कोशिका किसके केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 63 नंबर। पानी की कमी के कारण कोशिका को संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए। कोशिका की जब कोशिका में संकुचित हो जाए, यानी कि कोशिका भित्ति अलग होती है, उसमें पानी की कमी से कोशिका भित्ति से अलग हो, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे। ए ऑप्शन आपका डी प्लाज्मोलिसिस, आपका बी ऑप्शन है साइटोलिसिस प्रकाश संश्लेषण, और डी ऑप्शन है प्लाज्मोलिसिस। बताइए। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है 2021 में, बताएंगे उत्तर है 63 नंबर प्रश्न है, बोलेंगे जल्दी उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। जब कोशिका में कमी होगी, वो सिकुड़ जाएगा, तो कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आप लोग 64 नंबर करिए। रिक्त स्थान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है। बताएंगे दोस्तों, अभी क्वेश्चन किया था एनटीपीसी का 2021 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बार बार ये आपके क्वेश्चन क्यों रिपीट होते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जितने ही क्वेश्चन आप लोग बार बार देखोगे तो उतना ही आपको जल्दी से जल्दी याद होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इनको कमेंट जरूर बताएं दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह आगे की सीरीज आप लोगों को मिलती रहेगी और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। ए ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। बताइए। एनटीपीसी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है दोस्तों। बताइए कोशिका का बाह्यतम रूप जो आपके कोशिका अवयवों के बाह्यतम आवरण से अलग करता है। बताएंगे कौन सा उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न है आपका, प्लाज्मा झिल्ली होगा, कोशिकांग होगा, स्नायु कोशिका होगा, या चिकनी पेशी कोशिका होगा। बोलेंगे उत्तर क्या होगा इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली। क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली होगा, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कंसेप्ट कहाँ से पढ़ना है, ल्यूसेंट की जो आपकी बुक है वहाँ से आप लोग इसको कंसेप्ट को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। लूसेंट की बुक से अपना क्या करिए, कंसेप्ट को कंप्लीट करिए, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस सीरीज से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी बेहतरीन आपकी साइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आप लोग एग्जाम में अपना स्कोर देखकर पता करें, ठीक है। पता करोगे कि हाँ बेहतरीन क्वेश्चन की आपके यहाँ से प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। बताइए। ये ऑप्शन आपका टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। बताएंगे दोस्तों। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण
माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? कौन सा ऑप्शन होगा? टेलोफेज होगा, आपका प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा? ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछने के बेहतरीन प्रश्न है आपका एग्जाम में पूछने वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेटाफेज। क्या कहेंगे? मेटाफेज। ठीक है, आपका यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर अगर आपको मेटाफेज के बारे में जानकारी नहीं है तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो मेटाफेज के दौरान जब आपका मेटाफेज होगा तब क्या होगा? गुणसूत्रों, आपके गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। ठीक है, किसका? यह मेटाफेज का द्वितीय समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। इस चरण में क्या होता है? सेंट्रोमियर है वो विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संततित गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड आपके स्वतंत्र सतत गुणसूत्र आपके क्या बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर कंसेप्ट दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है 67 नंबर, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई बताइए। कोशिका है आपकी, कोशिका द्रव्य है, रिक्तियाँ हैं आपका, और द्रव्य जीव द्रव्य एनटीपीसी 2021 का प्रश्न दोस्तों, बताएंगे उत्तर क्या होगा? सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बोलेंगे दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, कोशिका। क्या है दोस्तों? कोशिका उत्तर है इसका। क्या है? कोशिका उत्तर है। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर आपके इस वीडियो में बेहतरीन लेके आए हैं। 68 नंबर है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यानी जीवन की मूलभूत इकाई आपकी क्या है? कि कोशिका है, अंग है, ऊतक है, आपकी नाभिक है। एनटीपीसी 2016 के ये प्रश्न है दोस्तों, बताइए जीवन की मूलभूत इकाई। तो यहाँ पर क्या है? कोशिका ही है। क्या है? कोशिका, आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपका 69 नंबर, पटुकाओं यानी कि वेसिक्यूल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग उत्तरदायी होती है? जो आपकी पटुकाओं और वेसिक्यूल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, किसके? प्रोटीन और लिपिड के परिवहन या संशोधन या पैकेजिंग के लिए कौन सी कोशिकांग उत्तरदायी है आपकी? ए ऑप्शन है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, आपकी राइबोसोम है, या आपकी गोल्जिका है। एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे उत्तर क्या होगा इसका? तो 69 नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोल्जिका है। क्या होगा? गोल्जिका होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयुक्त थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? ए ऑप्शन है आपका गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, या आपकी रसधानी है। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न दोस्तों, बताएंगे उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से आपकी भरी होती है, गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या राजधानी? बोलेंगे उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाइसोसोम। किससे? लाइसोसोम से आपकी भरी होती है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी दोस्तों हमने बताया था लाइसोसोम के बारे में, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की खोज दोस्तों कब हुई थी। तो लाइसोसोम की खोज डी दुबे नामक
वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी 1955 में। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। कब? 1955 में की गई थी डी दुबे आपके वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाली कोशिकाओं जैसे आपकी अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क हो गया और गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोले और एक हरी झिल्ली से घिरी एक पाचक क्या है? पाचक एंजाइम से भरी एक थैली है, जैसी ये क्या है? संरचना है। ठीक है। इसका सबसे प्रमुख बाहरी पदार्थ का भक्षण या पाचन करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य इसका कार्य है कि बाहरी पदार्थ है उसका भक्षण और पाचन करना है। ठीक है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे द्वारा 1955 में की गई थी। ठीक है। ये एंजाइम अभिक्रियाएं कहाँ कोशिकाओं को करता है? जैसे कि अग्नाशय हो गया, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे, इसमें आपका ये मिलता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसी कोशिका की आत्मघाती यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है। अभी क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो कैसे कहेंगे? लाइसोसोम को। किसे कहेंगे? लाइसोसोम को कहेंगे। ये ऑप्शन उत्तर होगा सही। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने 72 नंबर। राइबोसोम है। क्या है दोस्तों? राइबोसोम बने होते हैं, किसके बने होते हैं? वसा के, आपके लिपिड के होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, आपके स्टार्च को। NTP 2021 का प्रश्न है, बताएंगे। आपका राइबोसोम है, राइबोसोम ये किसके बने होते हैं? वसा के होंगे, लिपिड के होंगे, प्रोटीन के होंगे, स्टार्च के होंगे। उत्तर बताएंगे इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन से बने होते हैं। किसके? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देख लीजिए। यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। राइबोसोम एक जटिल संरचना है। क्या है? जटिल संरचना जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम। ठीक है। ये अंतःपद्रव्य जालिका से किससे जुड़े होते हैं? अंतःपद्रव्य जालिका इससे ये जुड़े होते हैं। ये आपके हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जो आपके राइबोसोम है, राइबोसोम आपके किस में पाए जाएंगे? किस में होंगे? आपके हरित लवक में, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन नामक संश्लेषण ये क्रिया करता है। इससे क्या करता है? एमिनो एसिड से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। एमिनो एसिड से क्या बनाता है? प्रोटीन। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए प्रोटीन संश्लेषण नामक क्रिया से एमिनो एसिड से प्रोटीन कौन बनाता है? तो कौन बनाएगा? राइबोसोम। कौन बनाएगा? राइबोसोम। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो आप लोग क्लियर कर पाएंगे। राइबोसोम द्वारा एमिनो एसिड से कौन सी क्रिया करेगा? प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया से एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 73 नंबर। प्रोटोप्लाज्म शब्द है ये किसने गाढ़ा? ए ऑप्शन है आपका G.J. मेंडल, बी ऑप्शन है आपका जोहान एवांजेलिस्ट पुरकिंजे, और सी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, और डी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। NTPC 2021 का प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बताएंगे। यानी कि प्रोटोप्लाज्म ये शब्द किसने दिया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन जोहान एवांजेलिस्ट पुरकिंजे। ठीक है। जोहान एवांजेलिस्ट पुरकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की यहाँ पर खोज की थी। ठीक, इस शब्द की क्या की खोज की थी? देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। इसका नामकरण के पुरकिंजे द्वारा कब किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? 1800
1939 में किया गया था। ठीक है, ये आपके रंगहीन, ये कैसा गाढ़ा, एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त ये क्या है, पदार्थ है। तो जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा यहाँ पर संपन्न होती हैं, इसीलिए इसे जीव द्रव्य का जीवन भौतिक आधार कहा गया है। किसको? प्रोटोप्लाज्म को, यानी जीव द्रव्य को। इसकी खोज है प्रुकुंजी के द्वारा 1839 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए अगला है क्वेश्चन 74 नंबर। रिक्त स्थान कोशिका की एक प्रकार का अपशिष्ट निरांतरण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। आपके प्लास्टिडिस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काएं। देखिए क्वेश्चन देखो कहाँ से घुमा गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है क्या है, क्या कहा गया यहाँ पर। देखिए कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है, बस इतना याद रखिए। तो वो करेगा आपको लाइसोसोम। कौन करेगा? लाइसोसोम। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन? बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन है आपका 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑरिजिनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर, वही है सेम टू सेम क्वेश्चन, देखना ठीक है, लैंग्वेज अलग है। ठीक है, पचाकर साफ करने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्वालित भी करता है। तो वह कौन है? ऑप्शन बी ऑप्शन है लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम ही है, यही साफ करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका सामने है 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर असत्य पूछा है। ए ऑप्शन है आपका, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में आपकी छोटी रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स पाई जाती हैं, छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। किसकी? आपकी जो पादप कोशिका है इसमें जंतु कोशिका की जो तुलना में रिक्तिकाएं हैं वो छोटी पाई जाती हैं। बी ऑप्शन देखिए आप, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। सी ऑप्शन है आपका, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। और डी ऑप्शन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में ये आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बताइए, परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती क्या? कोशिका भित्ति। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी से उत्तर, असत्य कौन सा हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में वैक्यूल से ये आपकी छोटी नहीं पाई जाती है, ये आपकी बड़ी होती है। ठीक है, किसकी तुलना में? जंतु कोशिका की तुलना में आपकी पादप कोशिकाओं में कैसी होती है? बड़ी। कैसी होती है? बड़ी। ठीक है, बाकी आपके 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, पादप कोशिकाओं में आपकी जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है, और आपकी जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है, सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर अंतर समझ लेते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप अंतर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी पादप कोशिका की। ठीक है, पादप कोशिका की बात करते हैं, इसका आकार है आपके पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होता है? बड़ा होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से आकार है वो कैसा? बड़ा होगा। ठीक है, और इसमें सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। सेलुलोज इसमें पाया जाए, जो आपके पास पादप कोशिका इसमें क्या? सेलुलोज पाए जाते हैं। ठीक है,
और आपके प्लाज्मा झिल्ली से बनी आपकी भित्ति है, जो आपकी कोशिका भित्ति है, इसमें क्या सेलुलोज पाया जाता है, क्या सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा यहाँ पर पॉइंट दिया है, पादप कोशिका में राजधानी। राजधानी दोस्तों रिक्तका बड़ी होती है, क्या होती है, राजधानी रिक्तका बड़ी होती है। यहीं पे क्वेश्चन आप तक पुटअप हुआ था, यहीं से क्वेश्चन आया था, राजधानी पादप कोशिका से बड़ी होती है छोटी होती है, बस इतना ही यहाँ पर उसमें असत्य था। ठीक है, तो यहाँ पर पादप कोशिका में राजधानी बड़ी होती है और इसमें लवक पाई जाती है, क्या लवक पाई जाती हैं। अब बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में दोस्तों क्या होता है, जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में प्रायः इसका आकार है छोटा होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, छोटा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है, ये आपकी अनुपस्थित होती है, यानी कि भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में रिक्तका यहाँ पर छोटी है, रिक्तका बहुत ही छोटी पाई जाती है, अस्थायी कैसी अस्थायी होती है, और लेकिन इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या होती है, लवक नहीं पाई जाती हैं, आपके राजधानी छोटी होती है। जंतु कोशिका में आपके कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, और जंतु कोशिका आपके आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका में ये बड़ी होती है, सेलुलोज पाया जाता है, और ये कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। ये आपकी झिल्लीनुमा प्लाज्मा झिल्लीनुमा से बनी होती है। पादप कोशिका राजधानी बड़ी होती है, इसमें लवक पाए जाते हैं, किसमें, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 177 नंबर ओनली। निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। ए ऑप्शन आपका प्लेटलेट्स है, बी ऑप्शन आपका कोशिकाएं हैं, सी ऑप्शन आपका प्लाज्मा है, और डी ऑप्शन है लसिका। बताइए, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बताइए दोस्तों आपका। और कौन सा पदार्थ है जो आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान पर वापस रक्त में ले जाता है। वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या है, कौन सा तरल पदार्थ होगा, प्लेटलेट्स होगा, कोशिकाएं होगा, प्लाज्मा होगा, लसिका होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन लसिका। क्या होगा, लसिका। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं लसिका के बारे में। देखिए दोस्तों, लसिका आखिर है क्या? लसिका एक रंगहीन द्रव है, कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। लसिका में क्या होगा, लिम्फोसाइट होगा। ठीक है, लिम्फोसाइट होगा। शरीर की प्रतिरक्षा या अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है कौन, लसिका। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन्स आदि का क्या करता है, सम्मान करता है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करता है। किस प्रकार की, आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा इसको अवशोषित करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान पर वापस रक्त में ले जाता है। ये आपका लसिका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर। निम्न में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा यहाँ पर असत्य है। एनटीपीसी आपका एएलपी और टेक्नीशियन का प्रश्न दोस्तों, बताएंगे उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है आपका अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा अर्धसूत्रण के फलस्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों के मिश्रित हो जाते हैं। और डी ऑप्शन हो जनन ग्रंथि यानी कि कोनाड में अर्धसूत्र युग्म के उत्पादन के लिए होता है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन का। बोलेंगे उत्तर क्या हो जाएगा इसका। 78 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्रण के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
अर्धसूत्रण के फलस्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या वो दोगुनी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए अब 79 नंबर। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ए ऑप्शन है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बी ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है न्यूक्लिक ओसल ओलस न्यूक्लियल ओलस है, और आपका डी ऑप्शन है नाभिक। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है दोस्तों। बताइए कोशिकांग को कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है डी ऑप्शन, नाभिक को कहते हैं। किसे कहते हैं? नाभिक को कहते हैं कोशिका के कोशिकांग का मास्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप 80 नंबर प्रश्न है। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा गया है। आरआरबी जेई 2019 क्वेश्चन है आपका। अंतःप्रद्रव्य जालिका है, नाभिक है आपका, गोल्गी का है, या माइटोकॉन्ड्रिया है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग है आपका नाभिक। कौन है आपका? नाभिक ही है। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर। निम्नलिखित में से किसी कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना? बताइए दोस्तों, अभी क्वेश्चन किया था एएलपी और टेक्नीशियन, इसमें ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। किसे कहेंगे? कोशिका का। शुरुआत का ये प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने शुरुआत में कंप्लीट ये वीडियो देखा है अभी तक तो इसका उत्तर बता पाएंगे। तो राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह आपकी आगे की प्रैक्टिस सीरीज आगे चलती रहेगी। शरीर में चोट लगने पर मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है आपका केवल समसूत्रण, बी ऑप्शन है केवल अर्ध सूत्री विभाजन, और सी ऑप्शन है माइटोसिस और मियोसिस, और आपका डी ऑप्शन ना समसूत्रण ना ही अर्ध सूत्री विभाजन। एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है दोस्तों। चोट, आपके शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? 83 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, केवल समसूत्रण होता है। क्या होता है? समसूत्रण, केवल समसूत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 84 नंबर। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्टेसाइटस, न्यूरॉन, ठीक है, क्रोमोटोफोसर आपका, और डी ऑप्शन है लिम्फ कोशिकाएं। आरआरबी एसएसई 2014 की ये प्रश्न है, येलो पेपर। बोलेंगे उत्तर क्या होगा? तो कोशिका की पशु में सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कंसेप्ट की। तो जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका। इस तंत्रिका यह तंत्रिका तंत्र उपस्थित उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का प्रदान एवं विश्लेषण करना है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के कोशिकीय विभाजन नहीं करता है, यानी कि आपके शरीर उस मस्तिष्क में चोट लग जाने पर इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। बाकी आपके लीवर में सबसे अधिक आपका कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, लीवर में आपका सबसे अधिक विभाजन होता है। जैसे कि आपका किसी कहीं से कट जाते हैं तो वहाँ से आपका धीरे धीरे आपका ठीक होना शुरू हो जाता है, इसी की कोशिका का विभाजन हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, आपकी मस्तिष्क है वहाँ पर चोट लग जाए तो वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे स्टेम द्वारा कोशिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये यहाँ पर आपका कंसेप्ट दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका से अधिक कोशिका में होने वाला अणु, कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा है? ये क्वेश्चन है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होने वाला अणु जल है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, शैवाल है, प्रोटीन है। बताइए, RRB SSC का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ही आपका जल ही होता है। क्या होता है? वाटर होता है। कोई किसी भी कोशिका में क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है। ठीक है, आइए अब हम इनकी यहाँ पर मात्रा देख लेते हैं, क्या कितनी कितनी मात्रा होती है और कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है आपके केंद्रक और एवं केंद्रिका, केंद्रक और केंद्रिका। और जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य है। ठीक है, गोल्गी का है। कड़ाभ सूत्र है आपका, अंतरा प्रद्रव्य जालिका है। गुणसूत्र है आपका, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, लवक है। ठीक है, जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। प्रोटीन आपकी 15% होती है। वसाएं आपकी 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और कार्बनिक लवण है वो आपकी 1% होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। कोशिका का कोशिका कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ए ऑप्शन जीव द्रव्य, ए ऑप्शन है जीव द्रव्य आपका, बी ऑप्शन है केंद्रक है, सी ऑप्शन है सूत्र कणिका है और डी ऑप्शन है केंद्रक। बताइए, RRB JEE 2014 का प्रश्न दोस्तों। यानी कि कोशिका प्रयोगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, तो नियंत्रण कौन ही करेगा? वही करेगा कौन? कोशिका, जो मास्टर होगा। कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं? केंद्रक को। तो मास्टर होगा वही तो नियंत्रण करेगा, तो कोशिका का मास्टर केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, यह है दोस्तों 89 नंबर प्रश्न। सूत्री विभाजन के चरण में कौन चरण बताइए, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। ALP टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न दोस्तों। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होते हैं। सूत्री विभाजन का चरण बताइए, कौन सा चरण होगा? बोलेंगे जैसे उत्तर। 89 नंबर प्रश्न, ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपका मेटाफेज। क्या होगा? मेटाफेज होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए, हाँ दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन कैसी लगी कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए। ये आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना। वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और शेयर कर दीजिए, इससे भी और भी कैंडिडेट आपके यहाँ पर जुड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।